गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 8th क्लास जिसमें हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर संविधान, भारतीय संविधान ये रीड आउट कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से इसमें एग्जांपल दिया गया कि जिस तरह हम कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है उस गेम को चलाने के लिए। मैंने आपको कुछ एग्जांपल क्लासरूम से भी बताया था कि क्लासरूम में अगर नियम कानून नहीं होंगे, रूल रेगुलेशन नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, तो वो एक क्लासरूम नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं पर भी रहते हो समाज में, आपके घर में भी बहुत कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, आप उसके तहत अपना मतलब सारा शेड्यूल जो आपकी डेली रूटीन है उसी के अकॉर्डिंग सारे वर्क होते होंगे डेली रूटीन के। तो रूल रेगुलेशन, नियम कानून बहुत ज़रूरी है किसी भी संस्था को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो उसी तरह देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानूनों की ज़रूरत थी। उन्हीं नियम कानूनों को लिखित रूप दिया गया संविधान के अंदर। और उस संविधान के, भारतीय संविधान के बारे में हमने पढ़ा कि जो भारतीय संविधान था उसकी शुरुआत जो थी वो 1934 में ही कर दी गई थी। उसका जो विचार था तभी आ गया था कि हम एक ऐसी सभा का गठन करेंगे जो संविधान का निर्माण करेगी। जुलाई 1946, यहाँ दिसंबर लिखा हुआ था, मैंने कहा था थोड़ा सा कट करके चेंज कर सकते हो आप अगर चाहो तो। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया और दिसंबर 1946, जो मैंने कुछ डेट्स भी बताई थी आपको, एक तो जो डेट बताई थी उसमें आपको 9 दिसंबर बताई थी, उसके बाद 11 दिसंबर बताई थी। तो ये जो दो डेट्स थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं इसके लिए, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, संविधान सभा के अंदर जो सदस्य थे वो मतलब उन्होंने अपना एक अध्यक्ष चुना था प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए, जिसका उन अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगले ही दिन, उसी दिन मतलब शाम को वो बीमार हो गए, तो 11 दिसंबर को नए अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष थे ये, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके लिए मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो ये तो बेटा हमने जो अब तक पढ़ा। उसके बाद कहते हैं कि 1946 से नवंबर 1949 तक संविधान बनाने का काम तैयार किया गया। उसमें लोगों की स्वतंत्रता, लोगों के अधिकार, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने ये कानून बनाया। अब आगे हम हमारी रीडिंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं। इन बातों का क्या मतलब है, मतलब जो बातें हमने ऊपर पढ़ी हैं इसमें मतलब कि जो संविधान सभा के सदस्य संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए, तो ऊपर बहुत सारी बातें दी हुई हैं। इन सबको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने होंगे जो इस रीडिंग के अंदर समझाए गए हैं। इन बातों का क्या मतलब है यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी माध्यम से उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की घटना है। मतलब यहाँ पर दो घटनाएं दी गई हैं जो नेपाल देश है हमारा पड़ोसी देश, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। उसकी सिचुएशन को समझाकर हमें संविधान के बारे में बताया जाएगा, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए आगे क्या कहता है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई घटना खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है। मतलब नेपाल के अंदर क्या हुआ, एक संविधान को मंजूरी दे दी गई है। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो इस नए संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ पर तो संविधान पहले से था, फिर नया संविधान क्यों बनाना पड़ा। उसके पीछे कारण था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। मतलब पहले जो संविधान था वो राजा के हिसाब से बनाया गया था, राजा ही मुख्य केंद्र होता था, राजा के अकॉर्डिंग शासन चलता था। लेकिन अब चेंज कर दिया गया भाई, क्योंकि राजा की शासन व्यवस्था को कम करना था। नेपाल के लोग कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए वे चाहते थे और उनके लिए वे लड़ते रहते थे। मतलब जिनके लिए वो लड़ रहे थे वो सारी बातें इसके अंदर नहीं थी। अब एक वो घटना देख लेते हैं जो इसमें तस्वीर के अंदर दिखाई गई है। ये नेपाल के बारे में वही दर्शाया गया है। नेपाल के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2000 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2000 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। मतलब पहले लोकतंत्र था वहाँ पर 1990 से 2002 के बीच, लेकिन फिर से राजा ने वहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में
ले ली। नवंबर 2005 में माओवादी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। मतलब जो राजा उन्हें लालच दे रहा था, छोटी मोटी रियायत तो देती थी, लेकिन जो मेन लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो स्थापित करने से वो नहीं मान रहा था। तो इसलिए अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य के ऊपर चित्र में है। तो देखो यहाँ पर वो जो दो चित्र दिए गए हैं, ये दोनों पिक्चर इसी चीज़ का मतलब संकेत दे रही है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। दूसरी जो एग्जाम्पल इसमें दिया गया है वो है फुटबॉल का। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह थोड़ा सा इसकी जूमिंग कम करनी पड़ेगी मुझे। हाँ, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। अब देखो भी नई सत्ता आई है। ये नहीं कि मान लो लोकतांत्रिक देश के वो मतलब यहाँ राजतंत्र था, उसको ख़त्म किया गया है, तो इसलिए नया कानून वगैरह सारा बनना था। राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। मतलब जो ऊपर चित्र दिया गया वो संघर्ष दिखा रखा है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। पहला जो होता है वो तो हो गया हमारा लोकतंत्र की स्थापना कर दी। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान अहम भूमिका अदा करता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जो लोकतांत्रिक शासन होगा उसकी व्यवस्था अलग होती है, और जो एक राजा या किसी मतलब तानाशाही वाला जो सिस्टम होता है वहाँ पर एक अलग व्यवस्था होती है। तो इसीलिए नियम कानून बदलने पड़ते हैं। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। मतलब अगर कोई लोकतांत्रिक देश है और वहाँ क्या किया जा रहा है, वहाँ पर नेता जो हैं उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो संविधान के अंदर कानून वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं कि उन्हें क्या करना है। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रपटिका पट में देखा जा सकता है। देखिए कैसे। सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। दबंग मतलब थोड़ा सा भाई जिसे हम ये कह सकते हैं ना, तो डरने वाला है और दूसरों को मतलब थोड़ा अपने अंडर में रखना ज़्यादा चाहता है, ऐसा। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है, ये अनिल कह रहा है। अब इसी के साथ जो है श्रीमती जो राव है वो उसके लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा रहा था, सबको परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो देखो ये क्या हुआ, इसके अंदर दुरुपयोग किया गया है। किसका दुरुपयोग किया गया है? जो शासन व्यवस्था थी उसका। मतलब इस व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम्हें अपनी क्लास संभालनी है इस लड़के को, लेकिन ये क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। ये अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो देखो ये होती है गड़बड़।
ऐसे ही बहुत नेता होते हैं जो बहुत सारे मतलब ऐसे काम कर देते हैं जो हमारे लिए, हमारे हित के नहीं है, हमारी भलाई के लिए नहीं है, वो अपने उनकी भलाई के लिए होते हैं। तो इसके लिए फिर संविधान के अंदर उसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान में ऐसे नियम तय करता है लोकतांत्रिक समाज में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं, मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं जहाँ पर वो उसके अंदर बहुत सारे कानून हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की याद है? वो देखो, उससे झाड़ू वगैरह लगवाते हैं, उसको अलग बाहर बिठाते थे। फिर एक किताब का भी वहाँ पर जिक्र किया गया था, एक किताब लिखी गई थी झूठन नाम की किताब थी बेटा उसमें, वो आपको अगर ध्यान हो तो लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी, सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही था, जो समानता के ऊपर इक्वलिटी वाला जो चैप्टर होता था उसके अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, और उस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था जो वोट में लाइन में लगती है वो औरत जो कांता होती है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो कि वो देखती है कि जो वोटिंग के टाइम तो सभी लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में गई अपनी बच्ची को लेके, वहाँ सिर्फ गरीब लोग थे। ठीक है, और वो भी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी गरीब लोगों की सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर उसको असमानता दिखी। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान भी आ गया। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि उसके अनुभव आपको याद होंगे। उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहाँ आपने पाठ पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। देखो आ गया ना, उसी चैप्टर का नेम आ गया, समानता का जो था। समानता का अधिकार हमें कौन देता है? भारतीय संविधान देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि तू इस धर्म का है, मैं इस धर्म का हूँ, तो तुम हमारे से ऊपर हो, हम तुमसे नीचे, ऐसे कुछ नहीं होगा। नस्ल के आधार पे भी नहीं कर सकते, ना किसी जाति के आधार पर, ना लिंग कि तुम लड़की हो तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम मतलब हमसे नीचे हो, ऐसे कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो मतलब हम सब समान है, ये उसके अंदर बताया गया है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। आगे कुछ और थोड़े से एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दिए गए हैं, जैसे ये खेलों में घंटी शुरू होने वाली है, खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। इससे पहले थोड़ा सा जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। नीचे दिए गए चित्र कथापट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो मतलब थोड़े से भाई ताकतवर हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है, वो क्या करते हैं, गरीब का शोषण करते हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। उसका अगर किसी कहीं पर ऐसी स्थिति है तो वो अपना, तो संविधान में उसको अधिकार दिया गया है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो मतलब कोई भी कमज़ोर व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, कोई भी ताकतवर व्यक्ति। वो इस स्टोरी के हिसाब से देखो कैसे है। खेलों की घंटी शुरू होने वाली थी, मतलब जो गेम्स ऑन पीरियड था वो ऑन होने वाला था। चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। तो देखो ये जो यहाँ पर कुछ गर्ल्स दिखाई गई हैं, ये कहते हैं कि आज बास्केटबॉल है वो खेलेंगे। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। आगे, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। अब टीचर बुलाए गई भाई, क्योंकि ये तो गड़बड़ होगी। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, कुछ कहते हैं कि बास्केटबॉल खेली जाएगी। तो इसके लिए भाई टीचर ने कहा कि जो बच्चे बास्केटबॉल खेलेंगे वो हैंड्स अप कर लो, और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो हैंड्स अप कर लो। तो देखो क्या हुआ, हाँ, हम जीत गए। यह तो होना ही था। लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है। तो मतलब जो लड़कियां थी उनकी संख्या कम थी, इस वजह से उनको खेलने नहीं दिया गया। अब आगे, हमें सदा ही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो ताकतवर जिनकी ताकत ज़्यादा थी वो शो की गई है। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों को वो कर दिया, इग्नोर कर दिया उनके अधिकारों को। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाज में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती, जिनका उनका नुकसान होता है। मतलब कई बार जो अल्पसंख्यक, देखो यहाँ पर वर्ड आया, बता देता हूँ अल्पसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जो किसी समुदाय के, किसी धर्म के हिसाब से या किसी जाति के हिसाब से किसी जगह पर संख्या में कम है। ठीक है, और बहुसंख्यक वो होते हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब
ये तो चलो ठीक रहता है, अल्पसंख्यक होना बहुसंख्यक होना ये एक अलग बात है, लेकिन इसमें अगर वाद लग जाए तो झगड़े का प्रतीक बन जाएगा। जैसे बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद कहाँ क्या का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब बहुसंख्यक लोग क्या करें, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का शोषण करने लगे, उनके ऊपर अपने अधिकार थोपने लगे, तो उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यकवाद होता है, कई बार अल्पसंख्यकवाद भी फैल जाता है, वो अपने अधिकारों को उनके ऊपर थोपने लग जाते हैं, तो ये भी गड़बड़ हो जाती है भाई, वो एक चांसेस कम होते हैं अल्पसंख्यकवाद के। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सहमति नहीं ली जाती। जो बहुमत गुट होते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, उनको उनका अल्पसंख्यकों का कोई मतलब विचार नहीं सुनते, कुछ नहीं, बस अपने अधिकार उनके ऊपर लागू करते हैं। जैसा कि इस चित्र कथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। देखो यहाँ निरंकुशता वर्ड जो आया है, इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ शायद नहीं दिया गया। वैसे निरंकुशता का मतलब होता है कि किसी के ऊपर रोक होना। ठीक है, अब बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। एक तो देखो अंकुशता होती है, अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना, और निरंकुशता क्या होती है, किसी के ऊपर रोक ना होना। तो बहुमत की जो निरंकुशता है मतलब उनके ऊपर जो कोई रोक टोक नहीं है, उसकी वजह से समाज के ऊपर खतरा बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता को दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण काम है, कि भाई किसी तरह भी दोनों वर्गों की अनदेखी न हो, ना तो अल्पसंख्यकों की मतलब जो अधिकार है उनका हनन हो, और ना ये हो कि बहुसंख्यक जो हैं उनको भी ऐसा प्रतीत हो। ठीक है, दोनों को समान लेकर चलो, किसी का एक दूसरे के ऊपर दबदबा न हो, दोनों बराबर हो जाए। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोगों को दबा सकते हैं, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। देखो अंतर सामुदायिक वर्चस्व तो क्या होगा, जब एक समुदाय का दूसरे समुदाय के ऊपर क्या हो जाए, दबदबा हो जाए। ठीक है, और जब एक ही समुदाय के अंदर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अपने दूसरे लोगों का अपने ही समुदाय के लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं अंतः सामुदायिक वर्चस्व। देखो अंतर सामुदायिक, अंतर होना, फर्क हो जाना, सामुदायिक अलग अलग समुदाय के बीच में फर्क आ जाना, दबदबा वगैरह। और अंतर सामुदायिक वर्चस्व किसे कहेंगे, कि समुदाय के अंदर ही कुछ लोग अपना वर्चस्व, अपने अधिकार स्थापित कर लेते हैं, दूसरों के ऊपर अपने अधिकार थोपने लग जाते हैं। तो ये होता है बेटा। नेक्स्ट, संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें, मतलब हम खुद को अपने आप से बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमें व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। मतलब अगर एकदम से फैसला लेना, बिना सोचे समझे फैसला लिया जाए, तो वो ठीक नहीं होता। वही बात इसमें कहना चाहता है, ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्र कथापट को देखिए। पहला, शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। क्या तय करना, देखो कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन उस समय मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। देखो मतलब इसका इंटरेस्ट कहाँ है, टीवी के अंदर इंटरेस्ट है, और इसे एग्जाम भी देना है, जैसे आपके साथ भी होता है। तो बेटा अब ये किसको प्रेफरेंस दे रही है, तो ये अपने साथ क्या कर रही है, अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही है। अगर टीवी देखती है तो देखते हैं आगे क्या होता है। शबनम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा टीवी भी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। अच्छा हुआ मैंने कल, अब इसमें और नहीं दिया गया शायद कुछ, बस यहीं से है। इसने ये बात अपने पेरेंट्स को कह दी, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से इतने सारे सवाल आए हैं। तो देखो ये बच गई ना। अब ये अपने साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमारे साथ, हम अपने साथ भी धोखा कर देते हैं। मतलब देखो इसके साथ क्या था, इसका मन कर रहा था टीवी देखने का। अगर ये टीवी देखती तो क्या होता, इसको
नुकसान होता, ये पढ़ाई नहीं कर पाती। उससे बचने के लिए तो ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारे फैसले आते हैं। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े समुदायों सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। मतलब ऐसे कई बार फैसले ले लिए जाते हैं जिसकी वजह से दूसरों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसे चीज़ों से रोकने में कौन मदद करता है? संविधान मदद करता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। मतलब जो पार्टी वाला सिस्टम है ना, आजकल अलग अलग पार्टियां बनी हुई है राजनीति की, तो वो बहुत ही बुरी हो चुकी हैं। इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। मतलब कई बार माइंड में आ जाता होगा किसी लोग के कि भाई ये पार्टी वार्टी सारी खत्म हो जाए, बस एक ही आदमी पूरे देश को संभाले, सारा सिस्टम एक ही व्यक्ति संभाले, तो वो हमारी जो भावना है ना वो गलत है। ठीक है, लेकिन अगर हमने वो सभी जगह व्यक्त कर दी और सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको लागू करवा दिया, तो वो पूरे देश के लिए तो बहुत बुरी हो जाएगी ना। इसलिए ठीक है, इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। तानाशाही मतलब एक ही व्यक्ति का शासन बेटा, फिर वो अगर एक ही जगह शासन करेगा, ना कोई इलेक्शन होंगे, कुछ भी नहीं होगा, वो अपने तरीके से चलाएगा देश को, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों के अधिकार का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मतलब अगर कोई नियम कानून बना हुआ है तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। संविधान है जिस देश में, अब तानाशाही शासन क्या करेगा? तानाशाही शासन तो अपने हिसाब से देश के अंदर नियम कानून बनाएगा और सारे नियम कानून बदल देगा जो पहले मौजूद थे, तो उससे फिर देश में एक अस्थिरता शुरू हो जाएगी। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखो कुछ बातें दी गई हैं। पहला, आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका भरें। तो ये आप एक बार खुद पढ़ के देखो कि इनमें से क्या क्या बात सामने आ रही है। जैसे नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ के लोगों को एक नया संविधान मिला, तो ये क्या, इसका क्या अर्थ है? इसके मूलभूत जो नियम है ये ऐसे आदर्श हैं जिनसे पता चलता है कि हम किसी देश की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं। मतलब ये अगर कहीं पर आंदोलन होने लग रहा है ना, तो इससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रहना चाहते हैं, एक अच्छी शासन व्यवस्था में। अगर कोई लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है, मतलब वो अपने अधिकारों को, जो उसको जिम्मेदारी दी गई है या जो उसको अधिकार मिले हैं, उसका गलत फ़ायदा उठा रहा है। ठीक है, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनकी कक्षा में लड़कों की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो वो होने लग रहा है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी अधिकारों को दबाया जा रहा है। शबनम ने टीवी देखने की बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला लिया। तो यहाँ पर दोहरा, जो मतलब जब मन में दुविधा होती है, अपने लिए एक ही विषय पर दुविधा होती है, जिससे फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो उस तरह की मतलब इसमें आप फील कर सकते हो। आइए अब भारतीय संविधान के कुछ आयामों का अध्ययन करें। इस बात को समझेंगे कि उपरोक्त बिंदु कुछ खास आदर्शों पर नियमों का रूप। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो रहेगा भारतीय संविधान और इसके मुख्य लक्षण, क्या क्या लक्षण है इसके। तो इसके जो लक्षण है और जो टॉपिक है ये आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी हो चुका है वैसे भी, तो यहाँ तक आपको अच्छे से रीडिंग करनी है और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आप एक बार खुद रीड आउट करोगे। बाकी उसकी जो वीडियो होगी वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन एक बार आप खुद भी रीड आउट करना, थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आएगा ज़्यादातर। ठीक है, बाकी उसकी वीडियो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।